नमस्कार साथियों, अक्षिता एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूनिट 10 जो कि आयोग है, उस श्रृंखला को आज हम फिर से एक बार क्रमबद्धता देंगे, निरंतरता देंगे। और आज के इस सेशन पर हम मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इसके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे जो आपको वीडियो भेजने का जो क्रम है वो उसी तरीके से है कि जिस तरीके से एमपीपीएससी इन टॉपिक से सवाल ज़्यादातर पूछता है। जैसे निर्वाचन आयोग उसका सबसे पसंदीदा टॉपिक है पीएससी वाले का, और उसके बाद जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, तो इसका तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो इस सेशन में हम उसकी बात करेंगे। और जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा इसको, इन चीज़ों को यहीं पर रिकॉल भी करते चलिएगा। तो जैसे कि आयोग पढ़ने का हमने आपको तरीका बताया था कि आयोग पढ़ाने में पहले आपको एक तथ्यात्मक सारणी पता होना चाहिए। तथ्यात्मक सारणी के बाद फिर उसका गठन कैसा हुआ, उसका स्वरूप कैसे है, उसकी सेवा शर्तें, उसके वेतन भत्ते, उसका त्याग पत्र, उसको हटाया जाना, उसको बर्खास्त किया जाना, या वो अपनी रिपोर्ट किसको पेश करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो पहले आपको एक संक्षिप्त जानकारी हम बोर्ड के माध्यम से देते हैं और फिर उसके बाद ये पीडीएफ जो है, इस पीडीएफ के बारे में बता देंगे। पीडीएफ से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझें, चीज़ों को जानें, और उसके बाद फिर आप पीडीएफ के माध्यम से फिर बाकी की पढ़ाई करें। तो पीडीएफ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपका टॉपिक है जिसे आप बोल रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग। पेपर में सवाल आता है, पेपर पे ये भी देखा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग से ज़्यादा जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग का पेपर में क्वेश्चन का वेटेज रहता है। कारण इसका ये है कि आप लोग जिस एग्ज़ाम में आप शामिल होते हैं वो सामान्य तौर पर एमपीपीएससी का है। तो संघ लोक सेवा आयोग में थोड़ा सा देर में आएंगे। थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि समझ लीजिए। पृष्ठभूमि का मामला ये है कि ये अपने यहाँ पर ऐसी संस्था है जो आज़ादी के काफ़ी पहले की थी। और आज़ादी के काफ़ी पहले का मतलब ये है कि आज़ाद होने के लगभग 30 साल पहले जो 1919 का अधिनियम हुआ था, 1919 के अधिनियम में इस तरीके की पहली बार बात हुई थी। और ये अंग्रेज़ों की देन है। ये कहने में हमको कोई गुरेज, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि इस तरीके का जो अवधारणा था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट अंग्रेज़ों का था। और अंग्रेज़ों के यहाँ पर, मतलब अंग्रेज़ों के यहाँ पर हमने लिख दिया कि अंग्रेज़ों में 1954 में पहली बार सिविल सेवा आयोग बनाया था। 1954 में सिविल सेवा आयोग बनाया था। उन लोगों का मूल मकसद यहाँ पर ये नहीं था कि इंग्लैंड वालों के लिए ही अधिकारियों की नियुक्ति करें। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में तो करें ही करें, साथ ही साथ यहाँ पे जो योग्य लड़के इस परीक्षा को सफल हों, उनको अलग अलग औपनिवेशिक देशों में, जिनको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया हुआ है, उन सभी देशों में अधिकारी की हैसियत से भेजें। तो पहली बार ये याद रखना है आपको कि अंग्रेजों ने 1854 में सिविल सेवा आयोग बनाया था और 1855 में ही पहली परीक्षा इस आयोग ने ली थी। ये दो तथ्य आपको इसी तरीके से याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों ने सिविल सेवा आयोग की स्थापना 1854 में की थी और 1855 में ये परीक्षा हुई थी। याद रखिएगा कि इसमें मतलब जो बड़ा सब्जेक्ट था, मतलब एक बड़ा वेटेज था जिस सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट को बोला जाता था यूरोपियन क्लासिकल सब्जेक्ट। तो यूरोपियन क्लासिकल सब्जेक्ट एक ऐसा विषय था जहां पर यूरोप का आर्ट, कल्चर, संस्कृति, धर्म, इन सभी चीज़ों का जिक्र हुआ करता था। तो किसी भी औपनिवेशिक देश के युवाओं के लिए इस परीक्षा को पास कर पाना तो बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि 1854 में तो ये बना, 1855 में, लेकिन 1864 में पहली बार भारतीय इसके प्रति गंभीर होते हैं। और 1864 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के सहोदर, मतलब सगे भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले सिविल सेवक रहते हैं जो इसमें चुनते हैं। और सत्येंद्र नाथ टैगोर को आप लोग पढ़ते ही हैं कि सत्येंद्र नाथ टैगोर ये पहले ऐसे भारतीय थे जो कि सिविल सेवा के लिए चुने गए थे। बहुत जटिल परीक्षा थी, अंग्रेजी का वेटेज था, यूरोपियन क्लासिकल था, फिर भी परिस्थितियां ऐसे लोगों के लिए तो मोहताज होती हैं, खुद ये परिस्थिति के मोहताज नहीं होते। सत्येंद्र नाथ टैगोर ऐसे पहले व्यक्ति थे जो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो कि सिविल सेवा पे सिलेक्ट होते हैं। फिर इनको इसके बाद फिर समाज में प्रेरणा मिलती है, समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और इसके बाद फिर 3-4 भारतीय आने वाले 3-4 सालों पर, और भी वो सिविल सेवा का इतिहास एक अलग बात है, भारतीय सिविल सेवा का इतिहास वो इतिहास का कालखंड है। लेकिन इतनी चीज़ें तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए कि 1864 में ब्रिटेन में पहली बार सिविल सेवा आयोग का गठन होता है। 1854 में ब्रिटेन में सिविल सेवा आयोग का गठन होता है। आप लोगों को पता भी है, मैकॉले उस जमाने पर हुआ करते थे। तो ये लॉर्ड मैकाले की ही दिमाग की उपज थी कि सिविल सेवा आयोग बनाना चाहिए। तो 1854 में सिविल सेवा आयोग बनता है। 1855 में ठीक अगले वर्ष सिविल सेवा आयोग जो है वो परीक्षा लेता है।
ब्रिटेन में लेता है, अभी परीक्षा भारत में नहीं हुई है। भारत में मांग उठने जरूर लगी थी कि इस तरीके का एग्जाम हमारे यहाँ भी कंडक्ट हो। भाई भारत में किसी अधिकारी को बाहर के अधिकारी को भेजने से अच्छा यहाँ का अधिकारी नहीं रह सकता है क्या? तो फिर 1855 में परीक्षा होती है। सब्जेक्ट आपको पता है यूरोपियन क्लासिकल का एक बड़ा वेटेज था, 80% प्रश्न उसी के आते थे। और 1864 में पहली बार सत्येंद्र नाथ टैगोर साहब भारत के लिए सिविल सेवा में चुनते हैं। फिर उसके बाद आप लोग को पता है कि 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद थोड़ा सा समाज में एक नई तरीके की विचारधाराएं पैदा होती हैं, थोड़ा उत्साह बढ़ता है समाज में, समाज का हर तबका उत्साहित होता है। जो बच्चे पढ़ रहे थे उन बच्चों ने भी कोशिश की कि हम क्यों ना इस एग्जाम को निकालें। तो फिर 1870-72 के बाद ये वाली मांग उठने लगी थी कि ये वाली परीक्षा जो है वो भारत में ही हो और भारत में भी हो, मतलब वहां पर तो हो, उससे तो हमको कोई ऐतराज है नहीं। भारतीयों की ये मांग थी कि ये परीक्षा जो है वो भारत में भी हो। तो फिर ये सब चलता रहा और लंबे समय के बाद फिर यहाँ आप लोगों को पता होगा कि 1870 के बाद तो दमन चक्र काफ़ी बढ़ गया था। 1878 के बाद आप लोगों को पता है कि किस तरीके से प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। आईएनसी की स्थापना हुई तो बड़े पढ़े लिखे तबके के लोग जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जाकर के खड़े हो गए। तो ये मांग थोड़ी देर के लिए दबी रही, लेकिन फिर 1892 के एक्ट में ये वाली बात उठती रही। ये भी लगा कि जब एग्जाम देना ही है तो वहां देने चले जाइए, ऐसा कोई क्या है, सिलेबस तो चेंज होना नहीं था। कुल मिलाकर के जो शुरुआत हुई थी बीच में कुछ समूह के लिए ठंडे बस्ते में जरूर थी, लेकिन फिर 1900 के आसपास ये वाली बात फिर से उठ करके खड़ी हो गई। और 1909 के अधिनियम में इसके बारे में दबाव तो बनाया गया, लेकिन 1919 के अधिनियम में इसके बारे में कोई चर्चा इसलिए नहीं की गई क्योंकि उस समय का माहौल बड़ा अटपटा था। बंगाल विभाजन की बात चल रही थी, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में अलग अलग तरीके की जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं वो बढ़ रही थी, तो ये वाली बात नहीं हुई थी। लेकिन उसी समय 1914 से लेकर के 1918 के इस वर्ल्ड वॉर ने चीजों को एकदम से तब्दील कर दिया। 1914 से 1918 के बाद हुए विश्व युद्ध में इंग्लैंड से ही कुछ अंग्रेज अफसर, मतलब कि जो अंग्रेज अफसर पहले से यहां पर तैनात थे वो भले वहां के सदस्य थे, लेकिन इस दौर पर बहुत सारे अधिकारियों का वापस भारत से अपने देश पलायन हो गया और उसका कारण था पहला वर्ल्ड वॉर। तब लगा जाकर के कि 1918 के बाद इतनी बदलती हुई परिस्थितियों में अब बाहर से कोई अधिकारी आए, उसको हम प्रशिक्षण दें, उसको ट्रेनिंग दें, यहाँ पर वो चीज़ों को सीखे और उसके बाद वो चला जाए, तो ऐसा ठीक नहीं है। तब पहली बार आपको याद रखना चाहिए कि 1919 का अधिनियम ऐसा अधिनियम था जब 1919 के एक्ट में इस तरीके के आयोग की बात की गई थी, मतलब कि भारत में भी एक सिविल सेवा आयोग बने, भारत में भी एक सिविल सेवा आयोग बने। ये पहली बार बात की गई थी 1900 सिविल सेवा आयोग, ये 1919 के अधिनियम में ये पहली दफा बात हो रही है। तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड तो दिमाग में सेट होना चाहिए तथ्यों को याद करने के लिए कि 1854 में बनता है ब्रिटेन में सिविल सेवा आयोग, 1855 में पहली बार होती है परीक्षा, 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय जो इस एग्जाम में सफल होते हैं। 1909 के एक्ट में ऐसी कोई बात होती नहीं है और 1914 से 1918 में जो अधिकारियों का पलायन है अपने वतन वापसी का, इसके बाद ये वाली मांग उठ जाती है और अंग्रेजों ने बिना किसी बहुत बड़े दबाव के 1919 के एक्ट में भारत में सिविल सेवा आयोग की बात की गई। तो फिर आप वापस आ जाइए, भारत में सिविल सेवा आयोग की बात कैसे हो रही है, तो याद रखिएगा कि जो सेकंड नंबर का मैं स्लाइड आपको ये दे रहा हूं, इस सेकंड नंबर की स्लाइड से सवाल पूछा जा सकता है। पीडीएफ वगैरह पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ तो देने का रिवाज ही है, डिजिटल में तो वो तो हमको देना ही पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है। तो सेकंड में आप पहले ये याद रखिएगा कि 1919 के एक्ट में संघ लोक सेवा लोक सेवा आयोग की बात होती है 1919 के एक्ट में, और अगला एक्ट आप लोग को पता है कि 1935 में ही आता है, तो 1935 के एक्ट में भी बात होती है। ये दो तरीके का, मतलब आप कहना चाहिए कि वर्तमान में जो सिविल सेवा आयोग बने हुए हैं वो ये दोनों अधिनियम की देन है। लेकिन यहां से सवाल बनेगा और यहां पर सिली मिस्टेक हो सकती है। 1919 के अधिनियम में जो संस्था बनने की बात हुई थी उस संस्था का नाम याद रखिएगा, यहीं से सवाल बनेगा। इसको शुरुआत में बोला गया था केंद्रीय लोक सेवा आयोग। तो एक सवाल यह बन सकता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग कब बना, तब तो इसका उत्तर 1919 का अधिनियम रहेगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है और सभी के सब पढ़ भी जाते हैं कि 1919 का एक्ट है। लेकिन यहां पर केंद्रीय शब्द का अर्थ यही था कि राज्यों में अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। केंद्र का मतलब यही कि अभी व्यवस्था केवल केंद्र में है और ये स्टेट के लिए अधिकारियों को अभी अपॉइंट नहीं करेगा, ये केवल केंद्र के लिए, मतलब दिल्ली में जो हुक्मरान बैठे हुए हैं
उनके दिशा निर्देश में काम करेगा, उन्हीं के लिए अधिकारी अपॉइंट होंगे। इसलिए आपको बहुत सटीकता के साथ याद रखना चाहिए कि 1919 का एक्ट आएगा तो 1919 के एक्ट में लोक सेवा आयोग तो सेकेंडरी मैटर है, सवाल तो पहले वाले शब्द से बनेगा कि पहला शब्द क्या है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम की देन है और 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठित हुआ। मतलब कि यह सवाल आपके साथ आएगा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत है या 1919 के अधिनियम के तहत बने हुए लोक सेवा आयोग का स्वरूप क्या था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। फिर 1935 का जो अधिनियम है, यहां से सवाल बनेगा तो आप याद रखिएगा कि यहां पर एक शब्द याद रखिएगा, संघीय। ध्यान रखिएगा, संघ और संघीय के दरमियान भी अंतर हो तो पॉलिटी का हिस्सा है, उसको अगर यहां पर डिस्कस करने लग जाएंगे तो ये वीडियो की जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा होगी कि आप लोग आगे देखना ही बंद कर देंगे। तो सीधे मुद्दे की बात कर रहे हैं कि 1935 के अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था और संघीय लोक सेवा आयोग के गठन के बाद 1935 में ही पहली बार राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात अभी की गई। मतलब केंद्रीयों का ही दो हिस्सों में बंटवारा हो गया, संघीय और राज्य। और याद रखिएगा एक और सवाल, 1935 के अधिनियम में ही संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की भी चर्चा थी। तो ये प्राइमरी लेवल का सवाल है एकदम, लेकिन गलतियों की संभावनाओं के साथ कि 1919 के एक्ट से केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है और 1935 के अधिनियम से मैंने बोला संघीय। फिर से गड़बड़ी हो सकती है, आप इसको संघ मत पढ़ लीजिएगा, संघ और संघीय के दरमियान भी गैप होता है। तो 1935 के अधिनियम में संघीय, राज्य या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। इसके बाद बीच में मैं अधिनियम के अलावा कुछ वर्ष और बता दे रहा हूं। एक साल याद रखिएगा 1950, और इस 1950 के साल पे ये अब देश आजाद हो चुका है, चीजें बदल चुकी हैं। तो 1950 में इस जमाने पर संघीय की जगह एक शब्द आता है संघ लोक सेवा आयोग। मतलब आपके जो पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है संघ लोक सेवा आयोग, ये 1935 के अधिनियम की उपज जरूर है, लेकिन ये नाम 1950 के वर्ष में मिला है। मतलब अपने आप में एक पृथक सवाल यह बन सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग अपने वास्तविक रूप में अस्तित्व में कब आया, और उसका उत्तर रहेगा 1950। और संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये सब के सब है 1935। बाकी का आपको पता है वो केंद्रीय है, केंद्रीय। तो इन चीजों को आपको ठहर के इन चीजों को स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। 1919 का अधिनियम है केंद्रीय लोक सेवा आयोग, 1935 का अधिनियम है संघीय, संयुक्त और राज्य, और 1950 पे है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक, तो संघ लोक सेवा आयोग में आ रहे हैं और संघ लोक सेवा आयोग में देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के लिए एक्ट तो आप वही बताइएगा कि जो एक्ट मतलब जो भी अधिनियम, जो भी संस्था पढ़ रहे हैं, इस संस्था की मूल उपज या बीज तो छुपे हुए थे 1919 के एक्ट में। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, पीएससी आजकल डीप में जा रहा है तो इस पे भी याद रखिए कि धारा 96C के तहत लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। 1919 के एक्ट में ये वाली बात को बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ कहा गया था कि भारत में इस तरीके के लोक सेवा आयोग की जरूरत इसलिए पड़ने वाली है क्योंकि आने वाले टाइम पर अधिकारियों की कमी है देश के भीतर, और वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा सा ये प्रशासन और इन चीज़ों का महत्व बढ़ ही गया था क्योंकि लोगों को मुख्य धारा में भी तो लाना था। तो इसलिए 1919 के अधिनियम की धारा 96C में ये वाली बात कही गई थी। लेकिन फिर उनके वेतन भत्ते को लेकर के यहाँ के अंग्रेज अधिकारी रोने लगे थे और यहाँ के अंग्रेज अधिकारियों ने अपने ब्रिटेन के आला कमानों से बात की और उन्होंने बोला साहब यहाँ के लोगों को पहली बात तो इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो इतनी बड़ी भीड़, और उसके बाद उसका व्यय, और फिर ट्रेनिंग कराने तो हमको वहीं पर भेजना है। तो 1919 के अधिनियम में इतनी मजबूती से कहने के बाद भी, इसी को आप लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, इतनी मजबूती से कहने के बाद भी यहाँ के जो अंग्रेज अफसर थे वो इस तरीके के आयोग को मना करते हैं। और फिर वहाँ का जो सिविल सेवा आयोग था, जो हमने बोला आपको 1854 पे जो बना था, एक छोटा सा 1854 लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये सिविल सर्विसेज कमीशन है। तो 1854 के उसी सिविल सर्विसेज कमीशन को एक जिम्मेदारी दी गई कि आप ही भारत में एग्जाम कंडक्ट करा दीजिए। तो एक सवाल ये बनता है कि सिविल सेवा आयोग, जो ब्रिटेन का सिविल सेवा आयोग था, क्या उसने कभी भारत में परीक्षा ली? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ली। कब ली? इसका जवाब है 1922। एक और ज्वलन सवाल बन सकता है कि 1922 में परीक्षा कहाँ आयोजित हुई थी? इसका उत्तर है इलाहाबाद।
ये कुछ इस तरीके के सवाल हैं जो कि थोड़े से डीप हैं और पेपर में आ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जो अभी आप आयोग पढ़ रहे हैं उस आयोग का इस तरीके की पूरी यात्रा थी। 1919 का एक्ट में इसको दृढ़ता से बात कर रहे हैं और धारा है 96C। लेकिन इतने मजबूती से कहने के बाद भी इसको साकार रूप तो नहीं दिया गया और 1922 में ब्रिटेन का ही सिविल सेवा आयोग भारत में परीक्षा लेना शुरू करता है 1922 में इलाहाबाद में। कब तक लेकिन परीक्षा लेते, वो भी तो एक बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही एक्सपेंसिव तरीके का काम, बहुत खर्चीला काम कहलाया कि वहां का परीक्षा, वहां की चीजें। तब जाकर के 4 साल के बाद 1926 में, मतलब आप लोगों को पता है कि एक ली आयोग बनता है। तो ली आयोग मतलब वहां के ही अधिकारी का नाम है, इसका पूरा नाम भी कोई होगा, अभी मौके में मुझे याद नहीं है, और इसी नाम से ये किताबों में जाने भी जाते हैं कि ली आयोग करके ली आयोग बनता है। और 1926 में लंबे समय से जो बात चल रही थी उसको अंतिम रूप मिलता है 1 अक्टूबर 1926 को। और 1 अक्टूबर 1926 को आयोग का नाम क्या रहेगा, तो अभी संघ मत कह दीजिएगा भावुक होकर के, 1 अक्टूबर 1926 को केवल बनता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। 1935 में इसी को बोला जाता है संघीय लोक सेवा आयोग और 1950 में इसी को बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग। तो अब अपन शुरू करते हैं पहले नंबर पे। अब लिख सकते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी का मतलब अभी यूनियन मत समझिए, अपन वहां तक की यात्रा कर रहे हैं। तो आपको जो ईयर याद रखना चाहिए वो क्या याद रखना चाहिए, पहली बात तो गठन। देखिए ये आपका फॉर्मेट है कि इसके आधार पर आपको याद रखना है। तो एक तो हो गया आपका गठन, गठन के अलावा आप क्या कहेंगे, इसका स्वरूप, स्वरूप के अलावा और क्या पढ़ना चाहिए आपको, इसकी सदस्य संख्या, इसके अलावा आपको क्या देखना चाहिए, इसके वेतन भत्ते, इसके अलावा आपको क्या देखना चाहिए, शर्तें, इसके अलावा कार्यकाल, इसके अलावा त्यागपत्र, इसके अलावा हटाया जाना, पुनर्नियुक्ति, ये सारी चीजें हैं। और इन्हीं चीजों को अभी अपन को डिटेल में देखना पड़ेगा। आयोग पढ़ने का तरीका ही यही है कि पहले इनको तथ्यात्मक तरीके से ले लीजिए और फिर इसी को विस्तृत तरीके से देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा इसका वो है एक और कार्य, ये कार्य भी रहेगा, ठीक, इतना रहेगा। अगर मुझसे बोला जाए कि एग्जाम के लिए मुझे क्या चीज देखना चाहिए, तो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसका पुनर्नियुक्ति का, और सेकेंड नंबर पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो कार्यों का थोड़ा बहुत वेटेज है, लेकिन पुनर्नियुक्ति से सवाल पूछे जा सकते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट है हटाया जाना। इसका मतलब यूपीएससी पे आपको संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग में जब ये सभी चीजें पढ़ेंगे तो ये तो आपको एक झटके पे याद हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा रिकॉल वगैरह कर लेंगे तो याद हो ही जाएगी। लेकिन हटाया जाना और पुनर्नियुक्ति ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट वाले हिस्से हैं जहां से पेपर में सवाल आपसे पूछा जाने वाला है। मतलब मैं 90% तक ये उम्मीद रखता हूं कि यदि संघ लोक सेवा आयोग से सवाल आएगा तो या तो वो हटाए जाने से लेकर के आएगा, या तो वो उनकी पुनर्नियुक्ति या सेवानिवृत्ति के बाद जो उनके पास अवसर हैं उससे आएगा, या फिर कार्य से आएगा, बाकी से कहीं से नहीं आएगा। बाकी जो मैंने पीछे आपको बता दिया है, आपने नोट डाउन किया हो ना किया हो, लेकिन वहां से सवाल आ सकता है। गठन आप लोगों को बता ही दिया कि गठन आप तो पहले बोलिएगा 1919 के एक्ट के तहत, गठन आप यही बोलिएगा कि 1919 के एक्ट के तहत, लेकिन गठन की तारीख रहती है 1 अक्टूबर 1926 और शुरुआत में इसका नाम रहता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ये आपको पहले नंबर पर ध्यान रखना चाहिए। स्वरूप देखिए इसका, अभी देखिए संवैधानिक, इस जमाने पर संविधान ही यही था, 1919 का अधिनियम उस जमाने के लिए संविधान ही था, इसलिए इसके स्वरूप को संवैधानिक बोला जाता है कि यह संस्था मूलतः संवैधानिक है। इसका मतलब जब ये बनी थी तभी किसी अधिनियम, उस समय तो यही अधिनियम ही संविधान थे, तो उस जमाने का जो संविधान था 1919 का एक्ट, तो उसी स्वरूप के कारण ये संवैधानिक था। बाद में जब भारत का संविधान बनाया गया तो फिर बाद में भारत के संविधान में भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 329 तक संवैधानिक आयोगों का वर्णन है डिटेल में। तो ये माफ कीजिए, थोड़ा सा यहां पर मुझसे गलती हो गई, 315 से 323 है ये
315 से 323 है, मतलब कि 315 से लेकर के 323 तक इस आयोग के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। सदस्य संख्या देखिएगा, उस जमाने पर जब ये पहली बार आयोग बना था, तो आयोग बनने के टाइम पर पहली बार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का नाम था सर बॉरकर। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सर बॉरकर के बारे में। तो ये जो सर बॉरकर थे, इनने मतलब ये अपने आप में बहुत ही बड़ी हस्ती हुआ करती थी इंग्लैंड के लिए। वो उस समय वो गृह सिविल सेवा आयोग के सदस्य थे। मतलब आप ये मान लीजिए कि आज जैसे भारत सरकार के गृह सचिव का जो ओहदा है, लगभग वही ओहदा हुआ करता था सर रॉस बॉरकर का। तो वो अपने साथ, उनकी ही मर्जी थी कि अकेले नहीं हो पाएगा, उनको यहां पर भेजा गया कि सबसे पहले अब ये आयोग तो बन गया है, अब इसको चलाने के लिए भारत में कहां से कोई, वो लोग अपन को इतना पढ़ा लिखा मानते ही नहीं थे। तो फिर इसलिए वहां से सर रॉस बॉरकर आए और शुरुआत में इसकी सदस्य संख्या 1+4 की गई थी। ये याद रखिएगा, पहली बार जब ये आयोग भारत में बना था तब उसमें 1+4 थी। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट पेन से इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि स्टार्टिंग में जरूर ये थी 1+4, लेकिन जब संविधान बना तो संविधान में इस चीज का वर्णन ही नहीं किया गया कि कितने सदस्य रहेंगे। बाद में लिख दिया गया कि जितना राष्ट्रपति। अब जैसे अभी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, लोक कल्याणकारी, लोगों का झुकाव इस ओर हो रहा है, तो यहां पर कंपटीशन तो आने वाले टाइम पर बढ़ना ही है। तो ऐसी स्थिति पर हो सकता है कि आगे जाकर के सदस्य संख्या और बढ़े, इसलिए संविधान में स्पेसिफिक ऐसा लिखा नहीं गया कि इसमें इतने मेंबर होंगे। फिर उसको बढ़ाने घटाने के लिए, चूंकि संवैधानिक संस्था है तो हमको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इतनी बड़ी प्रक्रिया से कौन गुजरेगा, तो इसलिए उन्होंने सीधे सीधे ये लिख दिया कि सदस्य संख्या हम निर्धारित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको हम ये कह दे रहे हैं कि जितना राष्ट्रपति की मर्जी, मर्जी शब्द गलत है, राष्ट्रपति का विवेक, विवेक का मतलब ये कहलाता है, विवेक का मतलब ये कहलाता है कि किसी व्यक्ति के होश और हवास में किया गया निर्णय, वो विवेक कहलाता है। तो राष्ट्रपति के विवेक के मुताबिक कर दी गई। बाद में एक आम धारणा ये बन गई कि इस संस्था में जो टोटल मेंबर रहेंगे वो 9 से ज्यादा और 11 से कम, या 9 और 11 के बीच में, 9 से 11 टोटल लोग रहेंगे, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये अध्यक्ष सहित संख्या है, ये आपको याद रखना चाहिएगा। वेतन भत्ते सब आप कह दीजिएगा राष्ट्रपति निर्धारित, शर्तें आप कहिएगा राष्ट्रपति निर्धारित। कार्यकाल आपसे बोला जाए तो कार्यकाल है 6 और 65 वर्ष। देखिए, जब यहीं से राष्ट्रपति का विवेक एक बार शुरू हो गया तो बाकी की सारी चीजें राष्ट्रपति, ये सारी चीजें राष्ट्रपति। यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि इतना आसान सवाल आयोग क्यों देगा आपसे। त्यागपत्र सवाल ही नहीं उठता है, ये भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। हटाए जाने की बात एक लाइन में की ही नहीं जा सकती, हटाए जाने की बात डिटेल में करेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही आ ही जाए कि बताओ, नहीं एक ही लाइन में बताओ कि कौन हटाएगा, तब आप अपना जवाब कह दीजिएगा राष्ट्रपति। लेकिन इतनी आसानी से नहीं, राष्ट्रपति की मर्जी वर्जी इसमें बिल्कुल नहीं चलती, इसके लिए थोड़ा सा एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है। पुनर्नियुक्ति इनकी सेम पोस्ट में बिल्कुल नहीं होती, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी का अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष बन सकता है? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी का सदस्य दोबारा सदस्य बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये याद रखिएगा, इसलिए कहा जाता है कि पुनर्नियुक्ति इनकी पॉसिबल ही नहीं है। पुनर्नियुक्ति सेम पोस्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या यूपीएससी का अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष बनेगा? नहीं। क्या सदस्य बनेगा दोबारा, सदस्य बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो एक चीज तो सेम पोस्ट में नियुक्ति नहीं हो सकती, और निचली पोस्ट में बिल्कुल नियुक्ति नहीं हो सकती। अध्यक्ष दोबारा सदस्य बनेगा क्योंकि किसी को डिमोशन का शौक लगा है क्या? तो ना तो अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष बन सकता है, ना ही सदस्य दोबारा सदस्य बन सकता है। लेकिन क्या सदस्य अध्यक्ष बन सकता है? हाँ, सदस्य क्यों नहीं अध्यक्ष बन सकता? उसके पास तो अवसर है, उसका तो प्रमोशन हो रहा है उसी संस्था में। तो इसमें तो अपन लंबी बात कर लेंगे अभी, क्योंकि इससे तो सवाल आना ही है, और कार्य के बारे में भी लंबी बात कर लेंगे। कुल मिलाकर के अभी आपको याद इतना ही रखना चाहिए कि 1919 का एक्ट, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, 1 अक्टूबर 1926 को गठन, ली आयोग की सिफारिश पर, शुरुआत में 1+4, पहले अध्यक्ष सर रॉस बॉरकर, ब्रिटेन की गृह सिविल सेवा आयोग के सदस्य। इसके अलावा शुरुआत में स्टार्टिंग में सदस्य संख्या 1+4, लेकिन भारतीय संविधान के बाद यह निर्धारित नहीं, या राष्ट्रपति के विवेक में। और वर्तमान में सदस्य संख्या 9 से 11, वेतन राष्ट्रपति, शर्तें राष्ट्रपति, कार्यकाल 6 और 65, त्यागपत्र राष्ट्रपति, हटाया जाना क्वेश्चन मार्क, लेकिन अंततः राष्ट्रपति। और पुनर्नियुक्ति तो पॉसिबल ही नहीं है। कार्य अभी आपको इसको डिटेल से देना पड़ेंगे। कार्य प्रशासनिक भी होते हैं, सलाहकारी भी होते हैं, अन्य कार्य भी कुछ होते हैं, तो कार्य की बात अभी अपन बाद में करेंगे। ठीक, तो मैं आपके इस वक्त साथ ही खड़ा हूं। वीडियो की लेंथ बढ़ रही होगी, लेकिन आपको इसको देखना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है।
ठीक, गठन 1919 का एक्ट, ये याद रखिएगा। पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर साहब थे, मतलब साहब लगाने में कई लोगों के दिल में दर्द आ जाएगा, राष्ट्रवाद जाग जाएगा, लेकिन ऐसा किताबों में हम लोगों ने पढ़ा है तो उसी को कहने की आदत है कि पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे। 1+4 का कॉम्बिनेशन था पहली बार, अभी ये 1+9 और 11 वाला कॉम्बो है, 6 और 65, त्यागपत्र राष्ट्रपति, हटाया जाना राष्ट्रपति, पुनर्नियुक्ति। और ये फिर इसके बाद एक नई चीज और याद रखिएगा कि इसका स्वरूप क्या है, तो अलग से एक चीज और इसी पे ध्यान रख लीजिएगा कि स्वरूप क्या है। तो स्वरूप के बारे में हम एक ही लाइन लिख दे रहे हैं, इसका स्वरूप आप कहिएगा अखिल भारतीय। आज की तारीख में इसका स्वरूप है अखिल भारतीय। लेकिन एक शब्द मैं लिख रहा हूं और एग्जाम हॉल में परीक्षक यहां से ही सवाल पूछा जाएगा, मैं बोलूंगा अखिल भारतीय, और फिर मैं एक शब्द जो लिख रहा हूं उस शब्द का मतलब है भर्ती अभिकरण। एक शब्द ये है भर्ती अभिकरण, का मतलब ये निकल रहा है कि यहां पर संघ लोक सेवा आयोग केवल एक अखिल भारतीय भर्ती अभिकरण है। इसका मतलब यूपीएससी का काम है केवल एग्जाम लेना और सिलेक्टेड उम्मीदवारों की लिस्ट सरकार को भेज देना। उसके बाद यूपीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सरकार ने उस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट दिया है अन्यथा नहीं। तो अखिल भारतीय नियुक्ति अभिकरण नहीं है, अखिल भारतीय नियुक्ति संस्था नहीं है। एक विकल्प आ सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए, और एक विकल्प यह बन सकता है कि अखिल भारतीय नियुक्ति अभिकरण। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय नियुक्ति नहीं बल्कि अखिल भारतीय भर्ती संस्था है। ये केवल उम्मीदवारों का एग्जाम कंडक्ट करेगी, जैसे आप पीएससी में सिलेक्ट हो जाएं, प्री दें, मेंस दें, इंटरव्यू दें, और उसके बाद सिफारिश मतलब चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग को आयोग प्रोवाइड करा देता है और फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन आप किसी पोस्ट में हो तो जरूरी नहीं है कि आपको नियुक्ति मिल ही जाए, और इसके लिए आप पीएससी के घर भी नहीं जा सकते। पीएससी साहब बोल देगा कि साहब मेरा काम भर्ती तक का था, आगे का काम सरकार का है, नियुक्ति मिले ना मिले आप और सरकार के बीच का पत्राचार है। किस वजह से नियुक्ति नहीं मिल रही है, वेरिफिकेशन की वजह से नहीं मिल रही है, कोई राजनीतिक कुंठा है, कोई और बात है, वो अलग जानिए। तो एक सवाल का ये वाला स्लॉट आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद जो और याद रखने वाली बात मैंने आपसे कही है, जो आपको बार बार याद करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके आर्टिकल कभी कभी पूछे जा सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के, तो मैंने आपको बता ही दिया कि यह भाग 14 की बात है, यह भाग 14 की बात है, और भाग 14 में आर्टिकल की बात है। आर्टिकल नंबर है 315, 316, 317, 318, और इसके अलावा 319, 320, 321, 322 और एक और 323। ये आर्टिकल हैं। ये आपको याद इसलिए रखने चाहिए क्योंकि और देखिए बाकी संस्थाओं के भी संवैधानिक के आर्टिकल तो याद होने ही चाहिए, लेकिन कम से कम ये तो आपकी भी जवाबदारी है कि जिस संस्था की आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं उसके आयोग मतलब उससे आयोग सवाल पूछ सकता है। आर्टिकल 315 इधर ही देखते चलिएगा। आर्टिकल 315 में दोनों तरीके की बात है, मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग भी और अलग से राज्य लोक सेवा आयोग के लिए कुछ और नहीं है, इसी पे ही आर्टिकल 315 में ही संघ और राज्य दोनों का वर्णन है। अलग से ये नहीं कि राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, आप कह दीजिएगा उसी में जिसमें संघ का वर्णन है, मतलब कि आर्टिकल 315 संघ का भी वर्णन है, संघ लोक सेवा आयोग का भी वर्णन है, राज्य लोक सेवा आयोग का भी वर्णन है। 316 पे दो शब्द याद रखिएगा, 16 में एक शब्द नियुक्ति इसी में है, और इसी पे ही नियुक्ति के साथ एक और शब्द है कार्यकाल, ये भी इसी में ही वर्णन है, नियुक्ति और कार्यकाल का। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 15 में संघ और राज्य है और 16 में ही है नियुक्ति और कार्यकाल, नियुक्ति और कार्यकाल। ठीक, 17 पे याद रखिएगा, ये जब भी ये शब्द आता है मुझे कोई खतरा नजर आता है, 17 में इनके साथ भी खतरा है, या तो ये हटाए जा सकते हैं या तो ये निलंबित किए जा सकते हैं, दोनों के बीच थोड़ा सा अंतर है। हटाने का मतलब हटा दिया, निलंबित का मतलब इसमें वापसी हो सकती है, निलंबन में वापसी की संभावना रहती है। तो आर्टिकल जो 317 है वो हटाए जाने या निलंबित से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए बहुत अच्छे से कि ये हटाए जाना और निलंबन से संबंधित है। बाकी की इसी तरीके से और भी आर्टिकल हैं। 318 में शायद ये मुझसे गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन 318 में संभवतः यह सेवा शर्तों से है, संभवतः ये सेवा शर्तों से रिलेटेड है ये वाला आर्टिकल, इसे बोला जाता है आर्टिकल 318 सेवा शर्तें।
ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यदि इन सब में मुझसे बोला जाए तो मैं कहूंगा वो है आर्टिकल 320। और आर्टिकल अभी 319 की भी बात कर लेंगे, लेकिन आर्टिकल, हाँ, ये 319 पे ये बस लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब कोई आयोग का सदस्य ये लिखा हुआ है कि यदि आयोग का सदस्य मतलब इस संस्था पे नहीं रहेगा, किसी भी तरीके से नहीं रहेगा, तो फिर उसके बाद उसकी पोस्ट ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएगी। तो आर्टिकल 319 में लिखा है कि आयोग की सदस्यता ना होने पर पद पर बने रहने पर रोक। 320 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कार्य बताए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 321 में इनके कार्यों का विस्तार बताया गया है, 321 में कार्यों का विस्तार बताया गया है। और 322 में 22 और व्यय, आप समान वर्णों से दोनों की शुरुआत हो रही है, 22 और व्यय, तो इस आधार में इसको याद कर सकते हैं। और सबसे अंत में तो रिपोर्ट होनी ही है, तो एमपीपीएससी के अभ्यर्थी तो कम से कम इतना जानते हैं कि अंतिम आर्टिकल में क्या रह सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग है, 316 में नियुक्ति है और कार्यकाल है, 317 में हटाया जाना और निलंबित है, 18 में सेवा और शर्तें हैं, 18 में सेवा और शर्तें हैं, 19 में यही लिखा हुआ है कि आयोग के यदि सदस्य नहीं रहेंगे आप तो पद धारण करने के बारे में है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 320 आयोग के कार्य बताए गए हैं। 321 में कार्यों का विस्तार है, जैसे कि कार्यों का विस्तार संसद दे सकती है, मतलब कि अभी जितनी यूपीएससी के पास काम है इसमें 4, 6, 10 ठो काम और देना हो तो उसके लिए संसद है, तो कार्यों का विस्तार है। 322 में व्यय है, 323 में रिपोर्ट है। ठीक, अब आप बता सकती हैं मुझे बहुत धूमधाम के साथ कि 315 में क्या है। मतलब ऑनलाइन वाले अभ्यर्थी ये माने कि क्लास में बच्चे भी बैठे हुए हैं तो उनसे सवाल जवाब तो करना पड़ेगा, दोहरा संवाद, तो ये आपको बताने वाली हैं। बताइए 315 से लेकर के 323 तक बताइए फटाफट आप। 315 में क्या है? संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब संघ भी और राज्य भी, ये किसमें है? 315। अच्छा, 316 में क्या है? 316 नियुक्ति और कार्यकाल है 316 में, मतलब अभी केवल आयोग बता दिया, लेकिन ये आयोग बिना किसी के नियुक्त किए हुए, ये आयोग तो म्यूजियम है, तो इसलिए 316 में सबसे पहले बिना विलंब हुए सीधे बात चल रही है नियुक्ति की, और नियुक्ति के साथ ही साथ इसके कार्यकाल की, ये याद रखिएगा। 317 क्या है ये तो नहीं भूलना चाहिए, हटाया जाना और निलंबित होना। 318 क्या है? सदस्य यदि नहीं रहेंगे तो पद पर भी नहीं बने रहेंगे। 19 क्या है? 318 सेवा शर्तों का है। 319 क्या है? यदि पद पर नहीं बने रहेंगे तो फिर सदस्य नहीं रहेंगे तो पद पे भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? 320। 320 में क्या है? कार्य। 21 में क्या है? विस्तार। 22 में क्या है? व्यय। 23 में क्या है? रिपोर्ट। एक बार फिर से शुरू कीजिए। कार्य कहां पर है? कार्य कहां पर है? 320। विस्तार कहां पर है? 21। हटाया जाना निलंबित होना 317। कार्यकाल 316। नियुक्ति 316। रिपोर्ट 323। व्यय 322। व्यय 322। विस्तार कार्यों का 321। तो ये एक प्रकार से यूपीएससी क्या है? अखिल भारतीय संस्था। इधर आइए जरा, इधर देखिएगा कि इसका स्वरूप आपसे बोले तो इसके स्वरूप दो तरीके के बताइएगा, मतलब ऐसा एक स्वरूप बताइएगा कि एक तो इसका स्वरूप है संवैधानिक, तो आप ये तो बता ही देंगे कि संवैधानिक है, और आप इसका दूसरा स्वरूप बताने वाले हैं वो बोलेंगे अखिल भारतीय। तो अखिल भारतीय है तो ये इसलिए अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि ये पूरे देश के लिए परीक्षा का आयोजन करता है, और जिसके लिए करता है उसकी 3 तरीके की चीजें हैं। एक तो अखिल भारतीय सेवाएं जिसे बोला जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज, एक तो ये है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। एक दूसरे तरीके की चीज है इसी पे, वो है केंद्रीय सेवाएं, और तीसरे तरीके की चीज है वो है राज्यों के लिए भी या संयुक्त राज्यों के लिए भी परीक्षा का आयोजन करता है। तो इस तरीके के आधार पर आप बताइएगा कि ये एक अखिल भारतीय, मतलब जब केंद्र के लिए करेगा, राज्यों के लिए करेगा या संयुक्त राज्यों के लिए करेगा, इसलिए बोला जाता है कि एक अखिल भारतीय। हालांकि संविधान की किताबों में इसको केंद्रीय भर्ती अभिकरण बोला गया है, लेकिन इसका ज्यादा सटीक उत्तर अखिल भारतीय, क्योंकि जब ये संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के लिए चीजों का काम करता है
तो उस टाइम पर ये चीजें रहती हैं। मतलब वो संसद के द्वारा होता जरूर है, लेकिन एक बार पत्राचार जरूर होता है। तो केंद्रीय भर्ती अभिकरण, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है केंद्रीय मतलब भर्ती का। यहां से बच्चों से गलती करवाने की कोशिश करेगा आयोग, आप लोग बहुत संभल के इसको देखिएगा। अब आप उस स्तर पर आ चुके हैं कि जब आप पीडीएफ देख सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी पीडीएफ फिर से दिखा देंगे। अभी तक मैंने आपको जो मोटे तौर पर बताया वो ये बताया कि इस तरीके के संघ लोक सेवा आयोग या पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या पृष्ठभूमि और क्या हिस्ट्री रही है। फिर आपको मैंने यूपीएससी बताया, यूपीएससी के बारे में वर्षवार जानकारी दी, और भारत के संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आपको ये बताया कि नियुक्ति क्या है, कार्यकाल क्या है, सेवा शर्तें, पुनर्नियुक्ति, बाकी की सभी चीजें। ठीक है, अब बाकी की चीजें देखिएगा आप। तो इसके बाद मैं आपको पीडीएफ में बाद में लेकर के चलूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाना। यहां से सवाल बन सकता है। पीडीएफ में अभी आप देख लीजिएगा, या पहले थोड़ा सा पीडीएफ पढ़ लीजिए, नहीं आपको दिमाग घूमने लगे तो आप इसको देख लीजिए कि पीडीएफ में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इतनी बातों के बाद पीडीएफ पढ़ने के लिए अब हम जाकर के तैयार हुए। डोंट आस्क मी अगेन, देखिएगा इसको। यही है संघ लोक सेवा आयोग, देख लीजिएगा अब इसको। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पहले नंबर की चीज यही लिखी हुई है। एक इसका गठन लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है गठन 1 अक्टूबर 1926। एक चीज और क्या यहां पर लिखना चाहिए, केंद्रीय। अभी स्वरूप क्या था, केंद्रीय, तो ये याद रखना चाहिए। सेकंड नंबर पर स्वरूप इसका संवैधानिक अनुच्छेद 315 से 323, ये तो याद हो गया होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, त्यागपत्र और बाकी की चीजें, सदस्य अध्यक्ष हो राष्ट्रपति। सदस्य संख्या निर्धारित नहीं, राष्ट्रपति के विवेकानुसार, किंतु 10 से अधिक नहीं, बल्कि आप कहिए अध्यक्ष सहित 9 से 11 के बीच में, अध्यक्ष सहित, ये वाली चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इस टेबल में और क्या है, वेतन भत्ते संचित निधि से, ये तो इसकी स्वतंत्रता को निर्धारित है। भाई ये केंद्र सरकार के अधिकारियों को और केंद्र सरकार के लिए काम कर रही, तो उसके दबाव में काम ना करे। अगर केंद्र सरकार ही इसको वेतन देगी तो केंद्र सरकार, फिर इसकी निष्पक्षता तो प्रभावित हो ही जाएगी। जो इंसान जिससे हम वेतन पाते हैं उसके प्रति जो जवाबदेह रहेंगे, इसलिए इसका वेतन संचित निधि से, इसका मतलब संसद में मतदान नहीं होता। कार्यकाल 6 से 65 वर्ष। पुनर्नियुक्ति अध्यक्ष की भी नहीं हो सकती है और सदस्य की भी नहीं हो सकती। हाँ, सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि सदस्यों के पास तो मतलब ऊपर वाली पोस्ट में जा सकते हैं। लोक सेवा आयोग पे आप चाहे राज्य को पढ़ें चाहे संघ को पढ़ें, आपको एक चीज याद रखना है कि इससे ऊपर की पोस्ट में जा सकते हैं। यही की यही पोस्ट नहीं मिल सकती, नीचे की पोस्ट नहीं जा सकती, ऊपर की जो भी पोस्ट है उसमें हम जा सकते हैं। आपका सवाल सही बैठेगा। तो यही लिखा हुआ है कि सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं, सेवा शर्तें राष्ट्रपति और रिपोर्ट राष्ट्रपति। इसके बाद आगे आइएगा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है यही आर्टिकल, जिसको आप लोगों को ठीक से याद हो गया है कि आर्टिकल 315 में क्या है, 16 में क्या है, 17, 18, 19, 20। ये 20 वाला मैं बार बार कह रहा हूं, शायद ये तीसरी दफा कह रहा हूं, तो इससे आपको इसका इंपॉर्टेंस ही पता चलेगा कि इसके कार्यों का वर्णन है। ये सदस्य न रहने पर पद धारण करने की शक्ति नहीं है। कर्मचारियों की सेवा शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति है। यूपीएससी और एसपीएससी का मतलब स्टेट पीएससी है, दोनों के सदस्यों को हटाना। सभी तरीके की बात, एसपीएससी राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग, मतलब ये पैरेलल ये आर्टिकल है, यूपीएससी हो अथवा स्टेट पीसीएस हो, ये दोनों के लिए बराबर है। आगे देखिएगा इसके बाद 322 में 21 पे वही है कार्यों का विस्तार, 322 में व्यय और 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। फिर जितनी बात हमने आपसे कर दी होगी वही पीडीएफ में बाद में आई होगी। तो ये देखिएगा आप आगे क्या लिखा हुआ है, 1935 के अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इसका गठन किया गया है 1950 में। वर्ष 1950 में, जब भी ईयर शुरू होता है स्टार्टिंग में उसके आगे वर्ष लगा देना चाहिए, लगाना ही चाहिए, अनिवार्य है ये। तो वर्ष 1950 में इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग रख दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, ये शब्द में मैंने बहुत जोर दिया था, ये ध्यान रखना है आपको। अगले पे आप जाइए, आपको समझ में आएगा ही। फिर लिखा हुआ है यह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है, क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप का मतलब 1919 का अधिनियम और फिर भारतीय संविधान में जिक्र। स्वतंत्र का मतलब वेतन और भत्ते जो हैं ये संचित निधि से हैं और इनको जब चाहे मर्जी केंद्र सरकार या कोई और संस्था हटा नहीं सकती, हटाने की प्रक्रिया है, इसलिए इसकी यहां से स्वायत्तता निर्धारित होती है।
14वें भाग के अनुच्छेद 315 से 323 तक में इसका वर्णन किया गया है। ये आपको तीसरी बार पढ़ने का मौका मिल रहा होगा। संरचना देखिएगा, यूपीएससी में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग, संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति के विवेक में छोड़ दिया गया है कि वह आयोग की संरचना निर्धारित करें। इसके तहत आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष समेत, ये शब्द में फिर से जोर दीजिएगा। देखिए पॉलिटी को पढ़ने का तरीका ये रहता है, पॉलिटी में लेक्चर से ज्यादा, देखिए इतिहास में लेक्चर दिया जाता है, पॉलिटी में आपको किताबों का अध्ययन करके उन शब्दों की व्याख्या करते यदि आई तब ही आपको पॉलिटी की असल में समझ आ पाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। हालांकि यह आवश्यक है, ये शर्तें हैं कि आयोग के सदस्यों को, मतलब इवन इसमें अध्यक्ष भी है, आयोग के सदस्यों को भारत सरकार, मतलब भले ही संघ लोक सेवा आयोग है, भारत सरकार और इसके अलावा राज्य सरकार की अधीनता में कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। मतलब ये सदस्यों को यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए अहर्ता जो ये लिखी हुई है, ये दोनों तरीके के शब्द आपको याद रखना है कि योग्यता, वैसे तो योग्यता का वर्णन संविधान में नहीं है लेकिन ये आवश्यक बना दिया गया है। एक चीज और याद रखिएगा, ये आया कहां से, 1919 के अधिनियम से नहीं आया है। एक पॉइंट आपको और दे रहा हूं, 1926 में बना हुआ था केंद्रीय लोक सेवा आयोग नियम, ये ईयर याद रखिएगा, जिस समय गठन हुआ था उसी समय केंद्रीय लोक सेवा आयोग नियमावली बनी थी। इसका उल्लेख इस नियमावली में है, केंद्र लोक सेवा आयोग नियमावली 1926, और इसमें ही इस चीज का वर्णन है कि भारत सरकार या राज्य सरकार की अधीनता में कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। ये ध्यान रखिएगा, सदस्यों की भी है, ठीक, मतलब अध्यक्ष और सदस्य दोनों बराबर महत्व रखते हैं भाई। कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु तक इनमें जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं। इस पीडीएफ में जो अगली लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितने तरीके के आयोग हैं वहां पर कार्यवाहक अध्यक्ष की बात शायद, मुझे तो याद नहीं आ रही है कि कहीं और कार्यवाहक अध्यक्षों का वर्णन हो, लेकिन लोक सेवा आयोग मतलब संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इस पे ही एक्टिंग चेयरमैन की बात की गई है। एक प्रश्न सेपरेट अपने आप में बन सकता है और वो ये बन सकता है कि निम्न में से किस संवैधानिक संस्था में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है, और उसका जवाब जो है वो यही है, संघ लोक सेवा आयोग। ब्रैकेट पे ये भी याद रखना है कि ये कार्यवाहक अध्यक्ष शुरू में नहीं था, 1963 की ही बात है, और 1963 में शायद जो अध्यक्ष साहब थे उनका स्वास्थ्य या कोई ऐसी स्थिति थी कि वो 4 या 6 महीने के लिए गायब थे। उनका नाम आप देखिएगा कि 1963 के दरमियान कौन बना था। तब फिर संविधान संशोधन, देखिए संवैधानिक संस्था में कोई भी फेरबदल करना पड़ेगा तो अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। ये सवाल अपने आप पेपर के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सी संस्था में कार्यवाहक अध्यक्ष अपॉइंट हो सकता है और वो किस अधिनियम के तहत हो सकता है। तो ये याद रखना आपको 15वां संविधान, वैसे भी आपके पेपर में संविधान संशोधन अलग से है तो इसको तो दोहरा वेटेज मिल रहा है आयोग की तरफ से भी और संविधान संशोधन के टॉपिक की भी तरफ से। तो आज से याद रखना पड़ेगा 15वां संविधान संशोधन 1963 वही अधिनियम, वही संविधान संशोधन है जिससे कि यूपीएससी में कार्यवाहक अध्यक्ष अपॉइंट हो सकता है। वही लिखा हुआ है, राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा। तो जब मेन अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो कार्यवाहक क्या चीज कहलाई, तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। और यह ध्यान रखना आपको कि राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो और जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति, इस कारणों से 1963 में इस कारणों से पहली बार कार्यवाहक अध्यक्ष अपॉइंट हुआ था। निष्कासन या हटाया जाना, ये आप देखिएगा कि निष्कासन या हटाया जाना। तो अब निष्कासन या हटाया जाना ये पीडीएफ में नहीं बताया जा सकता, इसको आपको पीडीएफ की यात्रा से थोड़ा सा बाहर चलना पड़ेगा। चलिए बाहर चलते हैं। ध्यान रखिएगा कि सदस्यों को हटाया कैसे जा सकता है, अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया कैसे जा सकता है। तो देखिए हटाए जाने के 2 तरीके हैं, हटाए जाने के 2 तरीके हैं। पहले नंबर की बात यह है, एक तो आपको याद रखना है कि सामान्य कारण और एक ध्यान रखना है विशिष्ट कारण। सामान्य कारण है एक और एक कारण है विशिष्ट कारण। यहां से सवाल पेपर में पूछे जाने की संभावना चरम स्तर पे है, तो इस चीज को ठहर के देखना चाहिए। ठीक, इस टाइम पे किसी का व्हाट्सएप संदेश आ रहा हो, किसी का कॉलिंग हो तो उसको काट दीजिए। सफल होना है तो सबसे पहले उसी का नंबर डिलीट कीजिए जिसका कॉल आया है। इधर देखिए, हटाया जाना,
समझ गए। तो हटाए जाने के बारे में एक सामान्य कारण है और एक विशिष्ट स्तर का कारण है। सामान्य कारण क्या कहलाता है? तो देखिए, सामान्य कारण ऐसा कारण है जिसके बारे में कोई ज्यादा जांच पड़ताल की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि क्या, कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया हो, दिवालिया का मतलब बैंकरप्ट हो गया हो, तो दिवालिया हो गया है तो इसका तो क्या, ये तो खुद ही प्रत्यक्ष है, इसके लिए क्या प्रमाण की जरूरत है? दिवालिया आदमी तो वैसे भी यहां वहां भागता मिलेगा, तो दिवालिया हो गया हो। दूसरे नंबर पर दिवालिया के अलावा यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है। अब इसके लिए भी कोई किसी तरीके की जांच पड़ताल की क्या जरूरत है? ये भी प्रत्यक्ष ही है, सामने ही है, तो मानसिक रूप से अक्षम हो, अक्षम, ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण पता चल जाए कि अध्यक्ष और सदस्य कहीं और कुछ नौकरी भी करते हैं, पैसा वैसा कमाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं घर में यूपीएससी के बच्चों के लिए, इसी के लिए कहा जाता है कि वेतन के नियोजन में लगा हो। तो अब वेतन के नियोजन में लगा हो तो अगर उसके में वेतन आ रही है तो ये भी पता चल जाएगा। तो ये 3 ऐसे कारण हैं जिनमें क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप, ये अपने आप में ही प्रमाण है, तो इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये सामान्य कारण है। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति इनको यहां पर हटा सकता है, सीधे हटा सकता है। सीधे हटा सकता है का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा बोल देगा कि हट जा, उसका नियम कानून है कि पेपर प्रॉपर में बनेगा कि इसके तहत आपको आपके मतलब आदरणीय अध्यक्ष महोदय इन वजहों से आपके खिलाफ कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, आप या तो स्पष्टीकरण दीजिए कि आपको इस पद से क्यों ना हटाया जाए। तो ये प्रोसेस रहेगी और उस प्रोसेस के बाद ऐसा आमतौर पर होता नहीं है कि इतने बड़े ओहदे में बैठा व्यक्ति इन वजहों से हटे। ठीक, तो ये याद रखना है कि इस हटाए जाने में ये सामान्य कारण है और सामान्य कारण वही है जिनमें कि किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं, एक विशिष्ट स्तर के कारण होते हैं। और ये विशिष्ट स्तर का कारण क्या है तो उसके लिए इधर आइए। विशिष्ट स्तर का कारण, ये पेन दिख रहा है बच्चों को? विशिष्ट स्तर का जो कारण है उसको बोला जाता है कदाचार। कदाचार कुछ नहीं है, सदाचार की जगह क्या है? कदाचार। तो यहां पर कदाचार का मतलब वो नहीं है बुरा आचरण, यहां पर कदाचार के बारे में संविधान अलग व्याख्या, हिंदी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सदाचार का मतलब अच्छा आचरण, कदाचार का मतलब बुरा आचरण, लेकिन संविधान की भाषा में नहीं। संविधान कदाचार के बारे में 2 चीजें बताता है कि हम संवैधानिक पदाधिकारियों को कदाचार का दोषी तब माने जाएंगे जबकि वह, पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, पहला नंबर ये कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार यहां पर नौकरी करने के लिए, भारत सरकार या राज्य सरकार, सरल लफ्जों में, संविधान की भाषा जटिल है, तो भारत सरकार या राज्य सरकार में नौकरी करने का इच्छुक हो या कर रहा हो। यह ध्यान रखिएगा, इच्छुक भी है, मतलब कि पटवारी की नौकरी निकली, पटवारी का फॉर्म आया और यूपीएससी के अध्यक्ष ने पटवारी के फॉर्म के लिए अप्लाई भर कर दिया, फॉर्म भर कर दिया, तो ये नौकरी करने का इच्छुक है। मेरे बच्चे मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, पटवारी का ऐसा क्रेज ही है। तो भारत सरकार या राज्य सरकार में नौकरी करने का इच्छुक हो, फॉर्म ही भर दिया, तो ही उस पर कदाचार लग सकता है। और अगर करने ही लगा, नौकरी करने लगा, पता चला कि वो अपना चला गया अपना ताना बाना लेकर के सीमांकन करने, तो वो तो कर ही रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो हटा ही देंगे। लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार में या तो नौकरी करने का इच्छुक है या नौकरी कर ही रहा है, कदाचार का दोषी रहेगा, तो अब ये विशिष्ट कारण है, अभी इतनी आसानी से नहीं हटाएंगे, जांच भी तो करें, पता चले अध्यक्ष महोदय के नाम से किसी दूसरे ने अप्लाई कर दिया हो, तो इस पे तो इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? हो सकता है किसी ने दूसरी भावना से कुछ कर दिया हो, तो इसलिए इस पे इन्वेस्टिगेशन लगेगा। आपको यही याद रखना है, सामान्य कारणों में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, विशिष्ट कारणों में जांच जरूरी है। फिर सेकेंड नंबर में अगर भारत सरकार और राज्य सरकार नहीं है तो फिर किसी निगमित कंपनी में, निगमित कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसको कानूनी दर्जा है, मतलब जो कंपनी अधिनियम के तहत बनी है उसको निगमित कंपनी कहा जाता है। जैसे जिस संस्थान में पढ़ा रहा हूं ये निगमित कंपनी नहीं है, ये जो है ये एक सामान्य संस्था है। तो निगमित कंपनी का मतलब जिसको वैधानिक रूप मिल चुका है। तो यदि किसी वैधानिक कंपनी, अब ये नहीं कि वो घर में किराने की दुकान खोला है तो वो निगमित कंपनी हो गई, वो इसके लिए थोड़ी हटा देंगे। किसी निगमित कंपनी में, किसी वैधानिक कंपनी में यदि वो काम करने का या तो इच्छुक है, दोनों ही शब्द, या तो इच्छुक है एज इट इज, या तो कार्य कर भी रहा है, तो यदि कोई संवैधानिक पदाधिकारी इन दोनों मामलों में दिखेगा, यही कहलाता है कदाचार। तो आज से संविधान में कदाचार की परिभाषा हमेशा के लिए आपको यह याद रखना है कि कदाचार का मतलब होता है कई जगह से पैसे कमाने वाला आचार, ये कदाचार है। भारत सरकार और राज्य सरकार, निगमित कंपनी और कानून। लेकिन अब वही प्रॉब्लम है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन, ऐसा हो सकता है कि
किसी दूसरी भावना से ये एक षड्यंत्र हो तो इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए लगेगी जांच पड़ताल। पेपर में सवाल आएगा, बहुत गहराई से देखिएगा, यहीं कहीं से सवाल पेपर में बन के आ रहा है, तय है कि बन के आ रहा है, जांच पड़ताल। और जांच पड़ताल करेगी तो जांच पड़ताल कौन करेगा, छोटी मोटी संस्था जांच पड़ताल नहीं करेगी, ये यूपीएससी है, यूपीएससी जांच पड़ताल करेगा इसके लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का फैसला होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जांच पड़ताल करेगा और रिपोर्ट दे देगा, और ये रिपोर्ट किसी और को नहीं देगा, रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। ये भी ध्यान रखना है। अब राष्ट्रपति क्या करे, रिपोर्ट को माने या ना माने, नहीं, मानना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति का यहां विवेक नहीं चलता, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की है तो इस रिपोर्ट को कहा हमने कि ये रिपोर्ट मानना ही पड़ेगा। इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में बाध्यकारी, ये शब्द इस्तेमाल कीजिए, बाध्यकारी। तो आपको ये याद रखना है कि कदाचार से संबंधित मामलों पर जांच पड़ताल की जरूरत है, और यह जांच पड़ताल जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय महामहिम को दे देंगे, और यह रिपोर्ट राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। यह रिपोर्ट राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, यह रिपोर्ट राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। लेकिन सोचिए, जिस समय पर यूपीएससी के अध्यक्ष में, मतलब आज तक ऐसा तो कोई दाग यूपीएससी के दामन में नहीं लगा है, या हल्के फुल्के कुछ लगे भी हैं तो वो एक सामान्य चीजें हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि ये आ जाए कि अब जांच पड़ताल जब चल रही है तब यूपीएससी का अध्यक्ष जो है तब क्या करेगा भाई, अगर हो सकता है कि उसने वाकई गलती करी हो और जांच पड़ताल में 6 महीने लग जाएं तो 6 महीने में तो वो खेला कर देगा। तो इसलिए यह है कि ऐसी स्थिति पर जबकि जांच पड़ताल की प्रक्रिया हो तब यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को निलंबित भी किया जाता है, निलंबित भी किया जा सकता है। और जांच पड़ताल के समय निलंबन बिल्कुल किया जा सकता है, और निलंबन का जो अधिकार है वो किसे होगा, सीधी सी बात है, वो राष्ट्रपति को होगा। यहां से सवाल पेपर में बिल्कुल बनने की संभावना है। बहुत ही पसंदीदा हिस्सा आयोग का, यूपीएससी ने कई दफा सवाल पूछे हैं। यह रिपोर्ट बाध्यकारी है, निलंबन किया जा सकता है, निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं, कम से कम हटा नहीं सकते एक मर्जी से, लेकिन सस्पेंड तो करना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। यदि उस पर किसी तरीके के आरोप हैं तो जब तक कि वो बेबुनियाद साबित ना हो जाएं तब तक तो निलंबन किया ही जाना चाहिए, और अगर कोई वो पाक साफ निकल जाए तो फिर वो निलंबन से बहाल हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही लिखा होगा पीडीएफ में। तो आइए वापस पीडीएफ की ओर चलते हैं। तो यहां तक आपके लिए आ गए थे। निष्कासन देखिएगा, अब आपके लिए निष्कासन में कुछ बचा नहीं है पढ़ने के लिए। राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखना था हमको, यहां पर साइड हेडिंग क्या लिखना था हमारे टाइपिंग वाले भैया को, सामान्य कारण, मतलब हम ही ने नहीं बताया होगा, सामान्य कारण लिखना चाहिए यहां पर। और वो सामान्य कारण कौन कौन से हैं, दिवालिया घोषित, मतलब विजय माल्या पदावधि के दौरान कर्तव्यों के बाहर वेतन नियोजन में लगा, माने ट्यूशन पढ़ा रहा है। राष्ट्रपति ऐसे समझता है कि वह मेंटल हो गया है या शारीरिक रूप से असक्षम है, यह सामान्य कारण है जिसमें विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन सीधा एक्शन राष्ट्रपति हटा सकता है। विशिष्ट कारण कौन सा है, और उसे बोला गया है कदाचार, इसकी बात भी कर चुके हैं। राष्ट्रपति अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है। क्या बोला हमने, फिर से देखिए, इसको जूम कर लें आपको नजर आए, ये हो गया जूम, ठीक, इधर चलो तुम। राष्ट्रपति अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है। कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य कदाचार के दोषी माने जाएंगे यदि वह, अब उसके बाद नंबर 1, इधर आओ, दोषी माने जाएंगे यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा करार से संबंध के इच्छुक हैं या कर ही रहे हैं। दूसरा, किसी निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेते हैं या लेना चाहते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में। लेकिन फिर आगे लिखा हुआ है, आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है यदि सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाँ ये वाली लाइन इस पर लिखी नहीं हुई है, लेकिन ऐसी स्थितियों पर ये वाला मामला न्यायालय में जांच के लिए जाएगा। मतलब कि कदाचार का यदि आरोप लगता है, आक्षेप लगता है, तो कदाचार की स्थिति में न्यायालय जांच करेगा। और ये कौन सा न्यायालय रहेगा, उच्चतम न्यायालय।
तो उच्चतम न्यायालय जांच करेगा और उच्चतम न्यायालय, फिर लिखा हुआ है आगे की बात, यदि सुप्रीम कोर्ट जांच करने के बाद अध्यक्ष या सदस्यों को बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। इसलिए अलग से लिखा है ये जरूर याद रखें, जरूर 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 यह भी याद रखें कि ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित भी कर सकता है। बस आगे आइए, फिर इसके बाद देखिए पीडीएफ और बाकी चीजें आगे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद स्वतंत्रता लिखी हुई है, तो स्वतंत्र काहे नहीं रहेंगे ये लोग, स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे। तो स्वतंत्रता दी गई है इनको कई स्तरों पर। स्वतंत्रता पहले नंबर पर क्या है, पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि इन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है, क्योंकि इन्हें यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों दोनों को ही राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधार, मतलब कि फिक्स पैमाना है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का दिमाग खराब हो गया कि तुम मेरे को अच्छे नहीं लग रहे तो मैं तुमको हटा दूं, ऐसा नहीं। संविधान में प्रॉपर वर्णन है। अगर सामान्य कारण है तो दिवालिया का प्रूफ होना चाहिए, मानसिक और असक्षम होने का प्रूफ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं जैसे महिला आयोग के अध्यक्ष हों, इनके लिए नहीं है कोई संवैधानिक कारण, वो जैसी सरकार बदलती है तब बदल जाता है। लेकिन ये यूपीएससी है, यहां पर सरकार कोई भी बदले, ये जिनका कार्यकाल है तब तक रहेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि इन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है, क्योंकि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों को ही राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं। यद्यपि अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बारे में अलाभकारी परिवर्तन, वेतन घटाएंगे नहीं, बढ़ा देंगे तो अच्छी बात है, उसमें क्या है। यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य के वेतन भत्ते एवं पेंशन सभी खर्च भारत की संचित निधि से, पॉलिटी में डिटेल में बात करेंगे कि संचित निधि का झमेला क्या है, होते हैं, अर्थात इस पर संसद में मतदान नहीं होता। यूपीएससी के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नौकरी का पात्र नहीं होगा। तो पटवारी थोड़ी बन जाएगा, और कोई वो तो आईएएस भर्ती कर रहा है, तो अब क्या बनेगा वो, आगे देखिएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आगे, तुम इधर आओ, कार्य में आ गए हैं सीधे, और कार्य यही है, देखिएगा 3 तरीके के कार्य, मेंस के बच्चे भी देखें, मेंस के बच्चों को जो आता है तो इसी तरीके से ध्यान भी रखना चाहिए कि कार्य क्या क्या है इसके। तो एक कार्य यही हो गया कि एक तो है परीक्षाओं का आयोजन, केवल ध्यान रखना परीक्षाओं का भर आयोजन करता है, भर नियुक्ति नहीं करता है। तो पहला क्या है, परीक्षाओं का आयोजन, अखिल भारतीय सेवाओं कौमा केंद्रीय सेवाओं कौमा केंद्र शासित प्रदेशों की लोक सेवाएं, मतलब एक तो आईएएस आईपीएस या भारतीय वन सेवा, भारतीय जंगल सेवा, तो उसके लिए सेवाओं का आयोजन। फिर केंद्रीय सेवाओं का मतलब क्या कहलाया कि जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें अलग अलग तरीके के एग्जाम निकलते हैं। ये यूपीएससी का भी कुछ साल पहले, अभी कुछ महीने पहले ईपीएफसी का पेपर आया था, फंड कमिश्नर का, तो वो सब केंद्रीय सेवाएं कहलाती हैं। और इसके अलावा फिर लिखा हुआ केंद्र शासित, तो केंद्र शासित प्रदेशों में, तो जैसे आपके एमपी में तो अलग से एमपी पीएससी है, लेकिन अंडमान निकोबार में कोई पीएससी नहीं है कि वहां पे भी आयोग हो, अंडमान निकोबार लोक सेवा आयोग, पुडुचेरी लोक सेवा आयोग, ऐसा कोई आयोग नहीं है। इस तरीके के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यही पीएससी है। जो यूपीएससी की लिस्ट में सबसे नीचे के जो उम्मीदवार रहते हैं, उन लोगों को आमतौर पर, बहुत नीचे के उम्मीदवारों को, वो उन लोगों के लिए यही है कि वहां का पीएससी यही है। तो इन तीनों के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एक क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा क्या है, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, और थर्ड क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी के लिए अलग से लेता है। फिर सेकंड है संयुक्त भर्ती परीक्षाओं का आयोजन, यही वो तथ्य जिसके कारण इसको अखिल भारतीय स्वरूप मिल रहा है। तो संयुक्त भर्ती परीक्षाओं का आयोजन जब 2 या 2 से अधिक राज्य द्वारा विशेष अहर्ता कि साहब इनके लिए हम एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि अभी आंध्रा और तेलंगाना है, और आंध्रा और तेलंगाना एक ऐसा इलाका जो दोनों के लिए संक्रमण का क्षेत्र है, और इसके लिए अलग अलग अधिकारी चाहिए, तो इनको यहां का भी नॉलेज चाहिए, यहां का भी नॉलेज चाहिए। आंध्र प्रदेश पीएससी अगर पेपर लेगी तो फिर ज्यादा उम्मीदवार इसी खेमे के आ जाएंगे, ये वाला अगर तेलंगाना पीएससी लेगी तो ज्यादा उम्मीदवार अपने खेमे के आ जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में दोनों राज्यों की आपसी सहमति बनेगी कि साहब थोड़ा सा स्पेशल, मतलब स्पेसिफिकेशन वाला ये मामला है, और इसके लिए 2 या 2 से अधिक राज्य आग्रह करेंगे यूपीएससी के, हमको विशेष अहर्ता वाले बच्चे चाहिए। इसके लिए भी संयुक्त भर्ती परीक्षा करा देगा, और ये राज्यों को सलाह इसमें नहीं होना चाहिए, सलाहकारी कार्य है। तो आगे आ जाइए, इस पर देख लेते हैं सलाहकारी कार्य क्या है इसके। तो याद रखिएगा कि कैसा एग्जाम लेना है, ये संसद का काम है कि एग्जाम में हिंदी क्वालिफाइंग बनाना है, इंग्लिश बनाना है, सीसेट बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। तो ये सारा काम है केंद्र सरकार का, ये सारा काम है संसद का। और लेकिन इनमें एडवाइस देने का काम, मतलब ये मत गलती कर दीजिएगा कि सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित नियम बनाना, दूर दूर तक
दूर दूर तक यूपीएससी को सिविल सेवा परीक्षा के लिए नियम बनाने का वो नहीं है। वो केवल और केवल एग्जाम कंडक्ट कराना जानता है। सेंटर बता दो, पेपर बता दो, एग्जाम सेंटर बता दो, कितने सारे लोग हैं, कैसे कैसे पहुंचेंगे, कहां कहां पहुंचेंगे, ये काम है। लेकिन एग्जाम के लिए परीक्षाओं की तिथि वगैरह बता दीजिए। लेकिन सिविल परीक्षाओं की पद्धतियां, ऑप्शनल होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, ये सारी खतरनाक चीजें, मतलब और किस को हम मतलब वैकल्पिक विषय में रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो ये सिविल सेवा परीक्षा की पद्धति ये संसद या विधानमंडल बनाएगा और इससे संबंधित विषयों में एडवाइस देने का काम है केवल यूपीएससी या पीएससी का। दूसरा लिखा हुआ है, जब आप आईएएस या आईपीएस हो जाएं या डिप्टी कलेक्टर या और कुछ हो जाएं, तो याद रखिएगा कि जब प्रमोशन होता है तो प्रमोशन का अप्रूवल फाइनली ये करता है, इसे डीपीसी कहते हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कंपनी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी। और इस कमिटी के बाद फिर ये इस तरीके की सर्विसेज में, हाई लेवल की सर्विसेज में एक बार यूपीएससी में भी बात होती है। एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण, इसका मतलब ये निकलता है कि इसमें थोड़ा सा काडर कहना चाहिए कि काडर बदलना, मतलब अखिल भारतीय सेवा में जो व्यक्ति जिस राज्य में काम करता है सामान्य तौर पर उसका काडर कहलाता है, तो इसके लिए भी उनसे थोड़ा सा पूछना पड़ता है। सिविल सेवक से संबंधित कानून, जैसे कि क्या क्या और भी कानूनों में एडवाइस ही दे रहा है, और ये याद रखिएगा ये सब में एडवाइस ही है उसकी सॉरी, और भी विषयों में एडवाइस देता है, जैसे कि क्या, किसी सिविल सेवक को निंदा पड़ गई, अरे तुम और फिल्म हो, निंदा पड़ गई, वेतन वृद्धि देने से सरकारों ने इंकार कर दिया, पदोन्नति देने से इंकार कर दिया, काम करते करते चोट पहुंच गई, हम तो काम करने गए थे लेकिन पता चला इसमें हमारा ही बहुत सारा पैसे का लॉस हो गया, हमको वापस सरकार से पैसा चाहिए, सरकार सुन नहीं रही है, तो फिर यूपीएससी से एक बार बोल सकते हो, यूपीएससी एडवाइस दे देगी, भाई नौकरी तो कर रहा था। पदावनति मतलब डिमोशन, कि डिप्टी कलेक्टर को नीचे करके वो बना दिए कोतवाल, ऐसी। अनिवार्य सेवानिवृत्ति मतलब कि तुम काम करने के लायक ही नहीं हो, ज्यादा अच्छा होगा देश के लिए, तुम पहली फुर्सत में घर निकल जाओ, ये अनिवार्य सेवानिवृत्ति कहलाती है। तो इन सब में एडवाइस देगा, बाकी काम अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना है। हटाना, बर्खास्तगी, सिविल सेवक द्वारा कर्तव्य निष्पादन के अंतर्गत उनके विरुद्ध, काम करते करते कोई ऐसा काम हो गया, अच्छा काम ही कर रहे थे लेकिन अच्छा काम करते करते कोई बुरा काम हो ही गया, तो अब हम अपने लिए क्या जाकर के न्यायालय में खड़े रहेंगे, इतना मोटी मोटी फीस रहती है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही होती है तो कानूनी कार्यवाहों की प्रतिरक्षा में खर्च किया जाएगा। तो जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, काम करते करते यदि इनको आए दिन आप लोग देखते होंगे कि अधिकारियों को न्यायालय में बुला लिया जाता है, और ऐसी स्थिति में न्यायालय में बुलाने के बाद मतलब जो खर्च की अदायगी रहती है वो उसी राज्य सरकार या उसी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और होना भी चाहिए। यदि वो काम सार्वजनिक पद पर बैठे रहने के बाद हुआ है तो फिर इसमें तो सरकारों की ही जवाबदारी है। अपने अधिकारियों को यदि आप सुरक्षा नहीं देंगे तो ऐसी स्थिति पे अधिकारी जो हैं वो पूरी स्वतंत्रता के साथ और पूरे विश्वास के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ काम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए ये वाली बात आगे लिखी हुई है। आगे आइए जरा, और इस पीडीएफ को एक दफा और पढ़िएगा। सिविल सेवा द्वारा कर्तव्य निष्पादन के अंतर्गत ये सब हो गया। 1 वर्ष से अधिक समय की हुई नियुक्तियों पर नियमितीकरण। देखिए ऐसा कई बार यूपीएससी एडवर्टीजमेंट निकालता है कि 1 साल के लिए हमको ये वाला अधिकारी चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस कहलाया। कॉन्ट्रैक्ट बेस का मतलब जैसे अलग अलग तरीके के विभाग निकालते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस में कुछ समय के लिए, ऐसे यूपीएससी भी अलग अलग तरीके की सर्विसेज के लिए 1 साल के लिए निकालता है। लेकिन ध्यान रखना है वो 1 वर्ष से अधिक की निकालता है, और यदि 1 वर्ष से अधिक की निकालता है तो 90% बल्कि 99% बात यह रहती है कि वो व्यक्ति हमेशा के लिए ही अपॉइंट हो गया। वैसे तो यूपीएससी के द्वारा चयनित किसी परीक्षा में 1 दिन नौकरी करना काफी है, लेकिन यदि 1 साल से ज्यादा आपने नौकरी कर लिया तो इसको नियमितीकरण के लिए, मतलब उसको रेगुलर करने के लिए यूपीएससी एडवाइज देता है सरकार को कि बढ़िया कर्मचारी और अधिकारी इसको धल लो, रख लो मतलब। तो ये वाला मामला। कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामले, एक्सटेंशन मिलता है। अच्छे अधिकारी रहते, रिटायरमेंट की आयु तो 62 साल है, लेकिन इन लोगों को सेवा में विस्तार मिलता है। क्यों? क्योंकि ये नियम के परे है। कुछ ऐसे अधिकारी जो देश के लिए वाकई के जरूरी है, तो ऐसी स्थिति पर क्या होता है कि यूपीएससी भी एडवाइस दे देती है गवर्नमेंट को कि हाँ इसका एक्सटेंशन आपको देना चाहिए। आमतौर पर ये केंद्र में जो दिग्गज सिविल सर्वेंट होते हैं, सेक्रेटरी स्तर के, गृह सचिव, रक्षा सचिव, वित्त सचिव, इस तरीके के अधिकारियों को एक्सटेंशन मिलता रहता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार उपरोक्त मामलों में यूपीएससी से संपर्क नहीं करता। मतलब हाँ, ये याद रखना है कि जब सरकार ऊपर का कोई भी मामला करती है, इनमें से सरकार कोई भी डिसीजन ले रही है, तो सरकार की एक
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये आपसी समझ है कि वो यूपीएससी से सवाल जवाब पूछ ले कि भाई आपके द्वारा चुना हुआ अधिकारी, आज से 20 साल पहले आपने जिसको चुन के भेजा था उसके खिलाफ ये वाला मामला चल रहा है, एक बार आप भी अपनी राय दे दो। तो वो अपनी राय दे देंगे, लेकिन अंतिम फैसला सरकार का करना है। लेकिन अगर सरकार ने आयोग से पूछा ही नहीं, यूपीएससी से पूछा ही नहीं, तब फिर क्या करे सिविल सेवक? कुछ ना करे। यही लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है कि सरकार उपरोक्त मामलों में यदि यूपीएससी से संपर्क नहीं करती तो असंतुष्ट सरकारी सेवक या सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता। मतलब ये फिर केंद्र सरकार का दबदबा बढ़ गया। केंद्र सरकार ये सारे एक्शन करते समय यूपीएससी से पूछे तो वेल, ना पूछे तो नहीं पूछना। मतलब पूछना अनिवार्य नहीं है, यदि पूछे तो बहुत अच्छा, नहीं पूछे तो इसके पास पूरी स्वतंत्रता है सरकारों के पास। इसलिए तो अधिकारी थोड़ा सा सरकार के नीचे, मतलब आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा दब करके काम करना पड़ता है। रिपोर्ट देख लीजिएगा, रिपोर्ट यही लिखी हुई है कि संघ लोक सेवा आयोग, इधर आओ, देखो जरा, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट कि का काम किए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी रिपोर्ट जो रहती है वो सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट नहीं है, इसकी रिपोर्ट थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहती है। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की रिपोर्ट हर वर्ष, यूपीएससी हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को, ये याद रखिएगा कि यूपीएससी द्वारा जितनी भी एडवाइस की जाती है सरकार को, जितनी भी एडवाइस दी जाती है या एडवाइस के अलावा जितने भी आग्रह किए जाते हैं, सारे के सारे 99.99% बल्कि 100% मामले पर यूपीएससी की सिफारिश को सरकारें मान ही लेती हैं। लेकिन अगर नहीं मानी तो यूपीएससी तो बुरा मान जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की गई है, तो ऐसे ही नहीं, यूपीएससी को गुस्सा नहीं करना है, जिन मामलों में यूपीएससी की सलाह स्वीकृत नहीं की गई है के कारणों की, क्या कारण है कि नहीं मानी गई है, कि कारणों सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना पड़ेगा और उसमें चर्चा होगी। और चर्चा करने के बाद फिर केंद्र सरकार की, मतलब मोदी एंड कंपनी की कैबिनेट उसमें अपने सील सिग्नेचर करेगी कि पूरे होश और हवास में हमने यूपीएससी की ये सिफारिश नहीं मानी। मतलब कि यूपीएससी की जो एडवाइस मान ली है उसमें तो कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन जिनको नहीं मानी उसको आपको संसद के पटल पर रखना पड़ेगा। पक्ष विपक्ष चर्चा करेगा, विपक्ष सरकार को घेर भी सकता है। फिर उसके बाद इतने में भी नहीं, इतने में भी अगर यूपीएससी की एडवाइस अगर मान ली गई तो बहुत अच्छा, फिर से नहीं मानी गई तो अभी एक बार फिर जवाब सरकार को फिर से लिखना पड़ेगा कि पक्का नहीं मान रहे हो ना, पक्का नहीं मान रहे हो। इसमें मोदी एंड कंपनी फिर उसमें लिखेगी कि हाँ पक्का नहीं मान रहे हैं, तब उनकी रिपोर्ट को आप करिए खारिज। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, देखिए यूपीएससी का स्वैग आगे लिखा हुआ है कि किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को, मतलब जब यूपीएससी अपनी रिपोर्ट देता है तो प्रत्येक मंत्रालय और प्रत्येक विभाग के लिए कॉमन रिपोर्ट है, प्रत्येक मंत्रालय और प्रत्येक विभाग के लिए कॉमन सलाह है। लेकिन उसने पर्सनली महिला और बाल विकास विभाग मंत्रालय के बारे में कोई एडवाइस की या वो दी, और महिला और बाल विकास मंत्रालय का मंत्री और सचिव बैठा हुआ है और लेटर आया यूपीएससी की एडवाइस वाला, यूपीएससी की सिफारिश वाला, तो ये केंद्र सरकार के लिए नहीं है, केवल एक सिंपल एक मंत्रालय या एक विभाग के लिए है। ये यूपीएससी की रिपोर्ट को मानेगा कि खारिज करेगा, तो यहाँ पर यूपीएससी बड़ा है। किसी स्वतंत्र मंत्रालय की इतनी हैसियत नहीं है कि वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को अर्थात सलाह को खारिज कर सके। ये कॉमन रिपोर्ट है, कॉमन रिपोर्ट को खारिज करोगे इसमें भी प्रपंच काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन ये तो सेपरेट किसी मिनिस्ट्री को है और सेपरेट वाले में तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सवाल यहीं कहीं से आप लोगों को मिलने वाला है, आगे देखिएगा। फिर इसके बाद आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर आयोग क्या क्या काम नहीं करता, तो ये मतलब जो करता है वो बता दिए, बाकी के कोई नहीं करता। तो जो नहीं करता वो क्या क्या नहीं करता, पिछड़ी जातियों, मतलब ये रिजर्वेशन का मतलब ये तो सरकार की राजनीति है, ये तो कैसे कोई करेगा। तो पिछड़ी जातियों पर नियुक्ति, आरक्षण से संबंधित मसले, एससी एसटी के दावे, इससे आयोग को क्या लेना देना है, तो ये कोई काम नहीं करेगा। प्राधिकरण जैसे नर्मदा विकास प्राधिकरण या सरकार अपने हिसाब से नियुक्त कर देगी। अब उस पर क्या यूपीएससी से पूछ रहे हो, वो तो राजनीतिक बैलेंस बनाया जाता है। जिनको विधायकी की टिकट, सांसद की टिकट नहीं हुई, उनको प्राधिकरण का अध्यक्ष बना करके बैलेंस किया जाता है। तो प्राधिकरण की नियुक्ति अध्यक्षता में यूपीएससी का कोई रोल नहीं है। तो
तो प्राधिकरण की अध्यक्षता हो। उच्च राजन्यायिक नहीं, ये राजनयिक होना चाहिए। राजनयिक का मतलब होता है डिप्लो, ये मतलब विदेश सेवा के अधिकारी। इसको काट देते हैं और यहां पर लिख देते हैं राजनायिक। तो इस तरीके की पोस्ट, इस पे भी कुछ नहीं। आपको जिस पोस्ट में दूतावास भेजना है, जिसको अमेरिका का राजदूत बनाना है, चाइना को बनाना है, आप बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम नियमितीकरण करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो कम से कम 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए पेपर में प्रश्न बन सकता है। 1 वर्ष से कम अवधि वाली पोस्टों के लिए यूपीएससी पे रिक्रूटमेंट की जगह बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी कम से कम अपॉइंट करेगी, कम से कम 1 साल से अधिक के लिए। ये फिर से लिखा हुआ है, यूपीएससी भारत में केवल केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, तो बाकी का काम कौन संभालता है? तो एक अलग से संस्था बनी हुई है जिसे बोला जाता है डीओपीटी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसे बोला जाता है कार्मिक विभाग, प्रशिक्षण विभाग। ये 1985 में, याद रखिएगा, स्टैब्ल हुआ था। 1985 में ये स्थापित हुआ था। ठीक, इसके बाद कुछ एग्जाम कैप्सूल हैं। ये एग्जाम कैप्सूल इसलिए हैं क्योंकि ये कैप्सूल खाइए और अपना सवाल सही करके आइए पेपर पे। तो यही लिखा हुआ कि संघ लोक सेवा आयोग को संघ की सेवाओं के अतिरिक्त, मतलब कि यदि ये लगे कि यूपीएससी अभी आप क्या क्या काम करते हो, तो यूपीएससी बोल रहा है मैं तो अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन कराता हूं, मैं केंद्रीय सेवाओं का आयोजन कराता हूं, मैं केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाओं का आयोजन कराता हूं, और क्या कराते हो? तो और भी कुछ कुछ कराता हूं। लेकिन ये रहा कि अब तो एक नया काम और है तुम्हारे लिए। अब तुम एक काम करो कि अब तुम पटवारियों की भर्ती और करवा दो। तो ऐसी स्थिति में पटवारियों को अलग से भर्ती कराने के लिए यदि इस यूपीएससी को काम सौंपना है, तो अतिरिक्त काम सौंपने का अधिकार किसको है? संसद को है। ये याद रखना है आपको। मतलब यूपीएससी को अतिरिक्त कार्य कौन सौंप सकता है? गलती मत कीजिएगा, राष्ट्रपति। यूपीएससी को अतिरिक्त कार्य संसद ही सौंप सकती है, अधिनियम के माध्यम से। यही लिखा है, संसद अधिनियम के द्वारा यूपीएससी के कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। अतिरिक्त कार्य कौन सौंप सकता है? संसद। कोई भी काम दे सकती है जो मन रहे संसद का। प्राधिकरण, कॉर्पोरेट निकाय, सार्वजनिक संस्थान। ये हो सकता है कि एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति अब यूपीएससी से होगी, ऐसा हो सकता है। सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, ओएनजीसी के मतलब सीईओ की नियुक्ति इससे होगी। तो अगर इस तरीके की कोई पोस्ट है तो उसके लिए संसद। इसका मतलब यूपीएससी को और टेंशन, मतलब यूपीएससी को और कार्य कौन दे सकता है? संसद। और यूपीएससी को रिलैक्स कौन कर सकता है? मतलब कार्य बढ़ाना, मतलब टेंशन देना, तो अतिरिक्त कार्य कौन दे सकता है? संसद। और रिलैक्स मतलब कार्य घटाना, तो कार्य घटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। तो यही लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्य कौन सौंपेगा? संसद। और फिर लिखा हुआ है, यह हाथ भी बना हुआ देखिए ऐसा, संघ लोक सेवा के दायरे से किसी पद, सेवा, विषय को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अतिरिक्त काम सौंप कौन सकता है? संसद। काम कौन सकता है? राष्ट्रपति। और ज्यादा काम और ज्यादा टेंशन कौन देगी? संसद। और रिलैक्स कौन करेगी? राष्ट्रपति। संसद और राष्ट्रपति। आगे लिखा हुआ है, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और पद के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति। वैसे यही बनाता है, मतलब केंद्र सरकार बनाती है और राष्ट्रपति तो उनकी सलाह मानता ही है। तो अलग से नियम कौन बनाएगा? यूपीएससी? बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति। यूपीएससी से परामर्श तक नहीं करता। ये यूपीएससी की बेइज्जती हो गई नियम बनाने में। यूपीएससी से परामर्श की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, 14 दिनों को संसद के दोनों सदन में रखना होगा, नहीं किसी दिन कैसे कैसे नियम बन जाएं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अतिरिक्त काम कौन देगा? संसद। रिलैक्स कौन करेगा? राष्ट्रपति। टेंशन कौन देगी? संसद। और रिलैक्स कौन करेगा? राष्ट्रपति। आगे देखिएगा इसके बाद तथ्य लिखे हुए हैं। 1985 में डीओपीटी विभाग बना है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन संबंधित मंत्रालय की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति यूपीएससी के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। ये ऊपर ही है, रिलैक्स कर सकता है ना, तो वही लिखा हुआ है कि किसी पद, सेवा से ये हटा सकता है। अब इसके बाद बच्चों को यूपीएससी के सवाल बनना चाहिए, मतलब सॉरी माफ कीजिए, मतलब आपको अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र करने के लिए अब आप योग्य हो गए हैं, तो आप इसको देखना चाहिए। ये तथ्य इतना ही है और ये वही चीज का रिपीटेशन है। तो कुल मिलाकर के ये संघ लोक सेवा आयोग अपने आप में पूरा हुआ। एक सवाल और देख लीजिएगा आप जरा सा, कुछ चीजें और हैं, जैसे आप कहेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के पदाधिकारी, मतलब कि आ जाओ, अलग हो जाओ, इधर देखो, अरे नालायक, देखिए। तो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष का नाम ये आ सकता है आपको। एक सवाल ये बन सकता है कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को भली भांति पता है, सर रॉस बारकर। ये आपको याद रखना है। सर रॉस बारकर कौन से थे? तो आप याद रखिएगा, ब्रिटेन के गृह विभाग के,
गृह विभाग, गृह सिविल सेवा की परीक्षा होती थी, उसके ये अधिकारी थे। सर रॉस बारकर के अलावा देखिए, ये पहला सब जानते हैं, पीएससी एडवांस हो गया है, दूसरा पूछ सकती है। तो 3 4 इतने तो आपको याद रखना चाहिए। एक का नाम और था, एक का नाम था गार्डनर। तो आपको आज ही देखना चाहिए कि यूपीएससी के, कम से कम मुझे याद नहीं है, यूपीएससी के शुरुआत के 4 कौन थे। पहले कौन है, सर रॉस बारकर। इसके बाद ही पहली महिला कौन थी, तो ये आप लोग जानते हैं कि पहली महिला का नाम क्या था, रोज मिलियन वैथ्यू। क्या नाम था, ये पहली महिला है, ये पहली महिला का नाम देख लीजिएगा। अरे तुम तो परेशान ना करो, पहली महिला का नाम क्या है, रोज मिलियन मैथ्यूज। मैथ्यूज की बैथ्यूज, ये सही है, मुझे बैथ्यूज याद आ रहा है, बाकी आप ये देख लीजिएगा। तीसरे नंबर का कि आजाद भारत के पहले, मतलब ये सब तो आजाद भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उसका जवाब क्या है, जेबी कृपलानी। नहीं, जेबी कृपलानी कांग्रेस के थे, इनका नाम है एचपी कृपलानी। क्या नाम है इसका, एचपी कृपलानी। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये स्वतंत्र भारत के पहले, मतलब भारतीय अध्यक्ष पहली बार कौन थे, तो वो थे एचपी कृपलानी। इसके अलावा और भी महिला बनी हुई हैं, रजनी राजदान, अलका सिरोही। तो इन लोगों को आपको देखना चाहिए और कुल मिलाकर के एक ऐसा दिमाग में सेट करना चाहिए कि अगर ये सवाल बन ही जाए कि निम्न में से कौन यूपीएससी का आज तक अध्यक्ष नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा सा जहन में आए कि कौन रहा। रटना नहीं है, लेकिन एक बार गुजर जरूर जाना है, ताकि एलिमिनेटेड मेथड से आप उत्तर तक पहुंच सके। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। जैसे कई बार परंपरा रही है, आप लोग अलग अलग देखते हैं कि सीधे हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तो एमसीक्यू का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आपके पास कंसेप्ट ना हो। विद्यार्थियों से शुरुआती जुड़ाव है, सब लोगों से यही गुजारिश है कि इन चीज़ों से बचें, सही दिशा को पकड़ें, सही रास्ते को पकड़ें, कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को जानें और उसके बाद ही बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करें। आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक झेला, इसके लिए आप सब लोगों के लिए साधुवाद। अगली क्लास के साथ, अगले लेक्चर के साथ बहुत शीघ्र मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, सब खैर।